अस्सलाम वालेकुम। नाउ हम चैप्टर 5 जो है पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसका जो टॉपिक है, जो मतलब फर्स्ट टॉपिक है, वो है रियल वेट एंड अपेरेंट वेट। अब आपने देखा है कि जो रियल वेट है वो तो बेसिकली सिंपली, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये सिंपल डायग्राम है, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है, तो ये अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, यानी एक पुल जो है वो लगा रही है। तो वो जो अट्रैक्शन की जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल पुल है सेंटर की तरफ, ठीक है, उस बॉडी पे जो लग रहा है, अर्थ यानी लगा रही है अपने सेंटर की तरफ, ये जो है रियल वेट है। लेकिन ये हर कंडीशन में रियल और अपेरेंट वेट हम ये डिफरेंट जो केसेस हैं, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो वेट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो आएगी वो बेसिकली अपेरेंट वेट की वैल्यू को जो है वो शो करेगा। ये डिफरेंट केसेस से आपको आइडिया होगा कि जो अपेरेंट वेट है और रियल वेट है वो सेम नहीं होता, ठीक है, हर सिचुएशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये केस 1 आप देखें, सिंपल केसेस हैं कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, लिफ्ट के अंदर हमने जो है वो स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है, ठीक है, और ये जो है वो मैस है, ऑब्जेक्ट का सम मैस है, ठीक है, ये वेट इसका जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये टेंशन जो है वो T है। अगर लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है तो नेट फोर्स क्या होगी, T माइनस W, वो आपको पता है डाउनवर्ड है W, ये जो W है ये डाउनवर्ड है और T जो है वो अपवर्ड है, तो T माइनस 1 हम ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ले रहे हैं और ये नेगेटिव ले रहे हैं, तो F किसके इक्वल आ जाएगी, T माइनस W। अब ये आपको पता है मेक इक्वल T माइनस W, ये हम 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेस्ट पे है लिफ्ट, जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो T माइनस W, यानी ये जो अपेरेंट वेट है, ये जो T है, ठीक है, अपेरेंट वेट जो कि स्प्रिंग बैलेंस पे शो हो रहा है, वो वेट के जो है वो इक्वल आ गया इस केस में। अब सेकंड केस की तरफ आ जाए कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, देन अगेन नेट फोर्स T अपवर्ड मूव कर रहा है, तो टेंशन ऑब्वियसली हम ले रहे हैं पहले, ठीक है, W आ जाएगा, F T माइनस W, M A T माइनस W, T इज इक्वल टू W, ये आपको पता है रियल वेट है, ये जो है वो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट T, ये M A आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि लिफ्ट जब अपवर्ड मूव कर रही है तो जो अपेरेंट वेट है वो बेसिकली किसके इक्वल है, रियल वेट के अंदर। अब ये फैक्टर भी जमा किया जाए तो यानी अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से बढ़ गया है, कितना फैक्टर, MA, ठीक है, इस केस में। थर्ड केस है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये आप देख रहे हैं W पहले यूज किया हमने माइनस T, नेट फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रही है इसलिए वेट को हम पहले लिख रहे हैं, FW माइनस T, MA W माइनस T, तो T किसके इक्वल आ जाएगा, W माइनस MA। इस केस में जो रियल वेट है, वो जो अपेरेंट वेट है वो रियल वेट से कम हो रहा है डाउनवर्ड मोशन में, तो ये आप देख रहे हैं डिफरेंट केसेस में रियल और अपेरेंट वेट जो किस तरह उसमें वेरिएशंस आ रही हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मतलब ये केसेस में कांसेप्ट तो आपको कोई भी केस जो है वो वर्डिंग में कांसेप्ट तो पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल भी आ सकता है विद स्टेटमेंट भी, लिफ्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट का जो है वो मास इतना, एक्सेलरेशन इतना, ठीक है, ये दे दिया जाएगा, ठीक है, वेट मास दे दिया तो वेट आप निकाल सकते हैं, उसका अपेरेंट वेट किसके इक्वल होगा, तो न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो ये फार्मूला आपने अच्छी तरह जो है वो याद रखना है। लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, ये फोर्थ केस है, फॉलिंग फ्रीली मतलब कि सिंपल जो है वो G एक्ट कर रहा है, G जो है वो रोल प्ले कर रहा है, यानी लिफ्ट जो है वो हमने उसको फ्रीली छोड़ दी है वेटलेसनेस कंडीशन में, यानी एक्सेलरेशन जो है वो G के इक्वल है, फ्रीली जो है वो इस तरह जो है हमने उसको छोड़ दी है। नेट फोर्स किसके इक्वल है, W माइनस T, अगेन जो है वो डाउनवर्ड है, W पहले, MA W माइनस T, T आ गया W माइनस MA, T किसके इक्वल आ गया, MG, कौन सा ये आपको पता है, A किसके इक्वल, G के इक्वल, तो यहाँ पे भी G आ गया, तो ये कैंसिल आउट, तो 0, तो यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस है, यानी वेटलेसनेस जो है वो कंडीशन में है, इधर मतलब कौन सा लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो ये 4 केसेस हैं जो कि आपको अच्छी तरह जो है वो देखने हैं, इनके फार्मूला जो है वो अच्छी तरह याद करने हैं, ये अपेरेंट और रियल वेट के हवाले से। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम।
इसमें जो फोर्थ केस है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा, ये जो हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वेटलेसनेस कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जी की इक्वल है। तो यहाँ पे भी जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा अर्थ के अराउंड तो वो जी एक्सेलरेशन ही रोल प्ले करेगा, सिर्फ वही जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक्ट करेगा, बाकी उसके अलावा कोई फोर्स जो है वो नहीं होगी। तो क्या है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, इसको हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम जो है वो बेसिकली कहते हैं। ये सिंपल जो है वो डायग्राम आप ले लें कि ये अर्थ है। अब होगा क्या कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को पढ़ा हमने कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जो है वो हम मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है। तो वो होता क्या है, अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसको आप थ्रो करेंगे, ये यहाँ फॉल करेगा, देन अगेन यहाँ फॉल करेगा, अगेन ये क्या होगा, एक कर्वेचर जो अर्थ का कर्वेचर है उसके पैरेलल मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको एक मिनिमम जो वैल्यू थी हमारी वेलोसिटी की वो हमने दे दी है, एक पर्टिकुलर जो वेलोसिटी है वेलोसिटी की, जिससे ये जमीन के इर्द गिर्द जो है वो घूमना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ जी है, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल पुल है इस बॉडी के दरमियान और इस अर्थ के दरमियान, ये जो पुल है ये मोशन जो है ना वो मेंटेन किए हुए है, इसको जो है वो रोटेशन है, ठीक है, सर्कुलर मोशन है, उसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो ये जी बिल्कुल जिस तरह लिफ्ट में था इज इक्वल टू जी, वो वेटलेसनेस की कंडीशन थी, यहाँ पे भी जो है वो सिंपल जो है वेटलेसनेस कंडीशन है, ठीक है। कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, इधर उधर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, फ्री फॉल सिस्टम के तरह जो है वो, सिंपली इसको हम ग्रेविटी फ्री सिस्टम भी कहते हैं कि फ्रीली जो है बॉडी इधर उधर मूव कर रही है। ये इसका सिंपल सा जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये बताने का मकसद ये है कि इसके बाद जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें कोई आप अगर सैटेलाइट है, कोई आपने टास्क कंप्लीट करना है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई आपने रिसर्च करनी है, तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ये सैटेलाइट के अंदर जो पर्सन्स हैं जिन्होंने काम करना है वो तो मतलब एक स्पून से नहीं रहेंगे, वो इधर उधर मूव करेंगे, वो वेटलेसनेस की कंडीशन है। जो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कि हम उस पर्पस को मतलब हमने जाहिर बात है कोई ना कोई रिसर्च करनी है ऊपर जाके, तो हम ग्रेविटी जनरेट करेंगे जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी होगी। वो किस तरह जनरेट होगी नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी, अब इसमें देखेंगे सिंपल जो है वो आप ले लेंगे, ये अर्थ है, ये जो है वो सैटेलाइट है जो कि इसके अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। अब इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, दो चीजें हैं, एक तो इसकी जो सैटेलाइट है उसकी जो है वो स्पिन मोशन है, एक उसकी जो है वो ऑर्बिटल मोशन है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। स्पिन मोशन है जो कि ये अपने इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और ऑर्बिटल मोशन है कि अर्थ के अराउंड ये जो सैटेलाइट जो है वो मूव कर रहा है। अब जो ये जो स्पिन मोशन है ना बेसिकली ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो जनरेट करती है। यानी सैटेलाइट की जो स्पिन मोशन होगी वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी जनरेट करेगी, तो देन जो वेटलेसनेस की जो कंडीशन है वो नहीं होगी। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो मतलब अपनी जो है वो एक कंफर्टेबली जो है वो अपना जो भी काम है, जो टास्क है, ठीक है, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस तरह हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो उसको अपने एक्सिस के इर्द गिर्द सैटेलाइट को घुमा के हम जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस तरह उसका हम यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है, उसका फार्मूला मैं डायरेक्ट लिखूँ, ऑब्वियसली हमने डेरिवेशन तो करनी नहीं है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट g/r, ये AC = g, ये लिखा जा सकता है, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ ही जो है वो अर्थ जो है वो सैटेलाइट को मतलब पुल कर रही होती है, तो वो जो ग्रेविटी है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। लेकिन ये फाइनल जो रिलेशन है वो ये है 1/2 पाई स्क्वायर रूट g/r, ये एक पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है।
इस फ्रीक्वेंसी से हम जो है वो देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर टाइम पीरियड से हम उसको मूव करवाते हैं, ठीक है। तो स्पिन मोशन में आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो जनरेट हो सकती है। ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये पुल ऑफ अर्थ है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। ये सिंपल रिलेशन आपने जो है वो ज़हन में रखना है। इसके दौरान अंदर डिफरेंट फार्मूलाज यूज हुए हैं जो कि काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं इस टॉपिक को, इसलिए मैंने फौरन जो है वो आपको मेन फार्मूला बताया। ये फार्मूला यूज हुआ है T = 1/f, ये फार्मूला यूज हुआ है टाइम पीरियड रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये भी आप देख लें एक दफ़ा फार्मूला, क्योंकि जितनी दफ़ा आप नजरों से फार्मूला मतलब गुजारेंगे, ठीक है, पेज को गौर से पढ़ेंगे तो पेज मेमोरी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप चीज़ों को जहन में रखेंगे अच्छी तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये अर्थ के अराउंड मूव करवाने के लिए ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी चाहिए जो ऑर्बिट में उसको मूव करे तो उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ये सिंपल जो है वो इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये सिंपली जो है वो अर्थ का सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट कोई भी मैस है जो है वो मूव कर रहा है, तो ये उसके लिए ये वेलोसिटी का जो है वो फार्मूला है जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसमें डिफरेंट आप रिलेशंस देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट आर के हैं, सिमिलरली जो है वो इसके डिपेंड कर रही है जी पे एम पे, ठीक है। ये कांस्टेंट है जी, आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये मैस ऑफ अर्थ है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट का मैस है ये फार्मूले में मौजूद नहीं है। इट्स मीन कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस फार्मूले को भी आप जो है वो गौर से देखें, ठीक है। उसमें कोई भी वेरिएशन आ जाए, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है इसको वैसे जो है वो ज़हन में रखेंगे, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब आप आर को जो है वो डबल कर दें, आर को 1/2 कर दें, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखें क्या वेरिएशन आ रही हैं वेलोसिटी में। इस तरह जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है वो हमारा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स मीन ऐसे सैटेलाइट्स जिनको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, वो उस ऑर्बिट में मूव कर रहे होंगे। वो क्या उसमें लिंक है अर्थ के साथ, उसका हम थोड़ा सा मेन जो कंसेप्ट है वो देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, स्टेशनरी का वर्ड यूज किया गया, होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, यहाँ पे लाइट जो है इसके अराउंड मूव कर रही है। ये बिल्कुल जिस तरह अर्थ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, इसी पैटर्न से ये जो सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है, यानी इसकी और उसकी मोशन बिल्कुल सिंक्रोनाइज है। सिंक्रोनाइज का क्या मतलब है कि जो ये पॉइंट इसका अगर इधर है तो अर्थ का ये फर्क है, ये इसका बी पॉइंट है, ये अर्थ का जो है वो मैं बी ले लूँ तो ये बिल्कुल जो है वो आमने सामने होंगे, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे बेसिकली, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आएगा ये पॉइंट जो होगा सैटेलाइट का वो अर्थ का भी वही पॉइंट होगा, यानी रोटेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो सिंक्रोनाइज है, ठीक है। अगर ये इधर जा रही है तो सैटेलाइट भी ऐसे बिल्कुल ऐसे हम देखेंगे तो बिल्कुल स्टेशनरी फील होगा, ठीक है। तो ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सिंक्रोनाइज हो जाती है इसकी मोशन। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमने देखना है कि जो रेडियस है बेसिकली एक पर्टिकुलर रेडियस होता है कि अगर उस रेडियस में हम फॉल करवाएंगे सैटेलाइट को तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना वो बन जाता है। उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, ऑब्वियसली टाइम पीरियड भी होता है, लेकिन एक रेडियस की जो वैल्यू है, जो फाइनल रिलेशन है, ठीक है, जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास ये आती है। उसका फार्मूला मैं लिखता हूँ सबसे पहले gm p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर रेज बाय 1/3 ये फार्मूला, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4.23 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको मीटर में हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 हो जाएगा, आपको पता है किलो 3 होता है, ये मीटर में आर की वैल्यू होगी। ये एक पर्टिकुलर रेडियस है, इस रेडियस में हम ऑब्जेक्ट को जब सैटेलाइट को मूव करवाएंगे अर्थ के अराउंड तो वो जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट जो है वो होगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो इसके अंदर आता है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आर का रिलेशन टी के साथ क्या है, 2/3, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पूछी जा सकती है कि पूरे अर्थ को कवर अप करने के लिए कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है वो ये अर्थ है, एक इधर है, एक इधर है, इधर ये 3 सैटेलाइट हैं जो कि 120 एंगल पे जो है वो इनके दरमियान 120 एंगल है, ठीक है। तो पूरी आपको पता है राउंड सर्कल ऑब्वियसली वो 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये 3 है सैटेलाइट्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो पूरी अर्थ को जो है वो कवर किए हुए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है। लास्ट टॉपिक है जो कि उसमें भी कुछ चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, न्यूटन्स एंड आइंस्टाइन्स व्यूज, ठीक है, ऑन ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता है ग्रेविटेशन के वजह से जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं जब से हमने जो है वो इसको स्टडी करना शुरू किया। उसमें जो 2 साइंटिस्ट हैं जिनका जो मेनली नाम है, एक न्यूटन है और दूसरा आइंस्टाइन है। अब ये दोनों ने जो है वो डिस्क्राइब किया है अपने हिसाब से ग्रेविटी को। उसको हम देखते हैं कि क्या बेसिक फर्क है दोनों में से। बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल जो है वो अगर मैं बताऊँ कि ये अर्थ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले मैं न्यूटन की बात करता हूँ। ठीक है, तो ये इस ग्रेविटेशनल जो पुल है, ठीक है, उससे ऑब्जेक्ट जो है अपनी तरफ खींच रहा है। ये हैवी ऑब्जेक्ट है और एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी मून कंसीडर कर ले, कोई भी और ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर ले, ठीक है। तो वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलो करता है, ठीक है। ये न्यूटन ने जो है वो हमें बताया है, ठीक है ना। सिंपल आपको पता है फार्मूला जो हमारे पास है उसका कि ये मैस अर्थ का आ जाएगा, ये इस ऑब्जेक्ट का आ जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूटन ने जो है वो इस फार्मूले को जो है वो डिस्क्राइब किया कि ये जो फोर्स है ये स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉलो करेगी, ये जो पुल लग रहा है इस पे। लेकिन जो आइंस्टाइन है उसने इसमें फर्दर जो है वो इम्प्रूव किया है। उसने कहा कि ये बेसिकली जो है वो स्पेस टाइम कर्व है, स्पेस टाइम कर्व। इसका क्या मतलब, आपको पता है स्पेस में जो है वो 3 एक्सिस होते हैं, वो तो काफी दफा जो है डिस्कस कर चुके हैं, एक्स वाई जी। उसने कहा एक 4th एक्सिस भी होता है जो कि टाइम है, ठीक है, एक्स वाई जी एंड टाइम। ये स्पेस टाइम के रेलेवेंट एक वर्ड उसने यूज किया है, इट्स मीन के टाइम भी उसने कंसीडर किया आइंस्टाइन ने। दूसरा उसने कहा कि ये जो कर्व्ड पाथ है, ठीक है, मतलब आप ये देखें कि कोई, अगर मैं इसको आप सिंपली कंसीडर करें कि कोई आप रबर की शीट ले रहे हैं जो बुक पे एग्जांपल डिस्कस की गई है, उसको मतलब ये कंसीडर कर रहे हैं ये रबर की शीट है, इस पे आप जो है ना वो मेरा हाथ है, इसको रबर की शीट कंसीडर कर लें, इस पे आप जो कैंचा जिससे आप खेलते हैं वो रख लें, तो ये तो बेंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट इस पे रखेंगे, ठीक है, आप बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है, तो ये वैसे बेंड हो जाएगा, ये जो कर्व पाथ बन जाएगा। अब कंसीडर करेंगे कर्व पाथ और इसके दरमियान में एक हैवी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब कोई भी चीज इसके इर्द करीब आएगी तो वो जब उस ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो क्या होगा, कर्व पाथ बन जाएगा, स्ट्रेट पाथ नहीं होगा। ये न्यूटन आइंस्टाइन ने कहा है कि वो कर्व पाथ को फॉलो करती है, यानी ये स्ट्रेट पाथ नहीं होगा। ये अर्थ है, कोई ऑब्जेक्ट जब आएगा क्योंकि ये इस तरह जो है वो अट्रैक्ट करेगी, कर्व पाथ बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जांपल बुक पे डिस्कस की हुई है कि लाइट जो है वो आ रही है, बुक पे आप देख सकते हैं, सूर्य से मतलब पीछे सोर्स है वहां से लाइट आ रही है, तो सूर्य के करीब जैसे ही आती है तो वो बेंड हो जाती है, एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, ये जो है ना बेसिकली कर्व पाथ है, जिसको हम जियोडिस्क भी नाम देते हैं, एक टर्म यूज की गई है बुक पे, आप देख रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो छोड़ देते हैं, कोई ना कोई चीज इससे रेलेवेंट वो पूछ सकता है, सिंपल एमसीक्यू होते हैं, तो इसको भी आप स्टडी करें अच्छी तरह। मेन आपको मैंने की पॉइंट्स जो है वो बता दिए हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो चैप्टर 5 था। नेक्स्ट हम पार्ट 4 में कुछ सिंपल से एमसीक्यूज हैं, उसमें आपको थोड़ा मजीद आइडिया हो जाएगा कि किस तरह जो है वो फॉलो किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम जो है दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।